हेलो एवरीवन। आज हम लोग भारतीय संविधान का भाग 4 का, जिसको मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहते हैं, वहां से शुरू करेंगे। एग्जैक्टली अक्सर ये पूछा जाता है मौलिक कर्तव्य कौन कौन से हैं, लिखिए, व्याख्या करिए, तमाम बातें। देखें, अनुच्छेद 51 का में मूल कर्तव्य बताए गए हैं। आपको कितने मूल कर्तव्य हैं एग्जैक्टली आपको याद होना चाहिए। देखें, भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि वो क्या करे। क्या कर्तव्य होगा? पहली बात, संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। ठीक, संविधान का पालन करे, संविधान के आदर्शों का, संस्थाओं का, राष्ट्रध्वज का और राष्ट्रगान का आपको आदर करना, ये आपका मौलिक कर्तव्य है। दूसरी बात, सारे नागरिकों का। दूसरी आदत, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजाए रखे और उनका पालन करे। तीसरी बात, तीसरा मौलिक कर्तव्य, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे। चौथा मौलिक कर्तव्य, देश की रक्षा करे और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे। पांचवा, भारत के सभी नागरिकों में भारत के सभी लोगों में समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करे जो स्त्रियों को समाज के स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध अगर कोई ऐसी प्रथा या रूढ़ी चली आ रही है तो करना क्या है, हमारा ये मौलिक कर्तव्य है कि हम उसका त्याग कर दें। ऐसा कोई काम ना करें जिससे स्त्रियों के सम्मान को ठेस पहुंचे। छठी बात, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो भी संस्कृति है और परंपराएं हैं उन सब का महत्व समझें हम और उनका परिरक्षण करें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। सातवीं बात देखें, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें और उनका संवर्धन तथा प्राणी मात्र के प्रति दयावान रहे। ये भी हमारा मौलिक कर्तव्य है कि हम क्या करें, जो भी जितने भी प्राणी हैं, जितने भी चाहे इंसान हो या और हो, सबके प्रति हम दयावान रहें, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। आठवीं बात देखें, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद तथा सुधार की भावना का विकास करें। नवा मौलिक कर्तव्य है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहे। दसवां मौलिक कर्तव्य व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें। और आखिरी मौलिक कर्तव्य जो आपका जोड़ा गया है नया, यह है 11वां, जो क्या कहता है, जो माता पिता या संरक्षक हों वो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बीच की आयु के यथास्थिति अपने बच्चे या प्रतिपाल्य को शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करेगा। क्या है आखिरी मौलिक कर्तव्य? वो ये कहता है, अगर आप माता पिता हैं या संरक्षक हैं तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप 6 से लेकर 14 वर्ष तक जो बच्चा है, अगर वो आपका बच्चा है तो आप चूंकि उसके माता पिता है, या फिर आप संरक्षक हैं तो वो आप प्रतिपाल हैं, तो आप क्या करें, उसको 6 से लेकर 14 वर्ष तक आपका मौलिक कर्तव्य है कि उसको शिक्षा प्रदान करने का या शिक्षा दिलाने का अवसर प्रदान करें। ये आपका मौलिक कर्तव्य है। इसके बाद आप आ जाइए, इसमें जो खास बात है वो ये है कि जो ये 11वां मौलिक कर्तव्य है, ये आपका जोड़ा गया है
86वां संशोधन द्वारा, और ये प्रभावी कब से हुआ है? 1/4/2010 से। पूछ लेते हैं कभी कभार, हालांकि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू डेट जो है प्री के हिसाब से याद रखना है। मेंस में आपको खाली मौलिक कर्तव्य लिखना है। अक्सर इस पर टिप्पणी आती है या नोट्स आते हैं कि आप मौलिक कर्तव्यों को लिखिए। अब हम लोग आगे चलें, अगले पेज पर चलें। अब बीच का पोर्शन मेंस के हिसाब से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्ट आ गए अनुच्छेद 72 पर, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें आर्टिकल 72 क्या कह रहा है। क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या क्या शक्ति यहाँ राष्ट्रपति के पास? क्षमा करने की या परिहार करने की या निलंबन करने की दंडादेश को, वो देख ले। इसका उप अनुच्छेद 1 कहता है राष्ट्रपति को किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका परिविलंबन, विराम या परिहार करने की, अथवा दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण, हमने ब्रैकेट में लिख दिया है निपल, अभी मतलब समझाते हैं इसका, लघुकरण की शक्ति होगी। है क्या एग्जैक्टली? राष्ट्रपति को क्या शक्ति है कि अगर कोई दोष सिद्ध ठहरा हो गई है किसी भी व्यक्ति की, तो उस व्यक्ति के दंड को क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, उसका परिविलंबन कर सकता है, परिविलंबन मीन्स रोकना, विराम लगा सकता है, या परिहार का मतलब होता है किसी के बदले में कुछ और दे देना या कम कर देना। मान लीजिए 20 साल का है तो उसने राष्ट्रपति ने कह दिया ठीक है आप 2 साल की सजा भुगत लीजिए, बस आपकी छुट्टी, तो इसको कहते हैं परिहार। तो दोष सिद्ध के लिए राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है, परिविलंबन कर सकता है, विराम कर सकता है या परिहार कर सकता है। और दंडादेश के दिया गया है, दंडादेश हो गया है, आदेश हो गया है दंड का, तो उसको क्या कर सकता है? निलंबन कर सकता है, परिहार या लघुकरण। तो निलंबन का नी लिया, परिहार का पा और लघुकरण का ना एल, तो निपल बन गया। इसकी शक्ति है किसको? राष्ट्रपति को। अभी ये निपल शब्द कई जगह आगे आएगा, इसलिए हमने इसको लिख दिया है निलंबन, परिहार या लघुकरण को शॉर्ट में। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है ये हमने लिखा है। अब इसका जो अनुच्छेद 72 का उप अनुच्छेद 1 है, उसका खंड का देख लें, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विस्तृत व्याख्या आती है इस बारे में। किन मामलों में राष्ट्रपति को शक्ति है? पहली बात, उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश सेना न्यायालय ने दिया है, पहली बात। दूसरी शक्ति कहाँ तक है राष्ट्रपति की? उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है, उन सभी मामलों में जिसमें क्या हो, कहा पॉइंट देख लें, इंपॉर्टेंट है बहुत। उन सभी मामलों में जिनमें दंड या दंडादेश ऐसे विषय संबंधी किसी विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया है जिस विषय तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। जहां तक संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, उन सब मामलों में जो विधि विरुद्ध किए गए हैं, कोई दंड दिया गया है किसी व्यक्ति को या दंडादेश दे दिया गया है, दंड दे दिया का मतलब दोष सिद्धि हो सकी है या दंडादेश दिया गया है, उन सभी मामलों में राष्ट्रपति को निलंबन, परिहार या लघुकरण या क्षमा ये सब करने की शक्ति प्राप्त है। तीसरी और आखिरी बात उप अनुच्छेद 1 की कहती है उन सभी मामलों में जिसमें दंडादेश मृत्यु दंडादेश है। अगर किसी को मृत्यु दंडादेश दिया गया है तो पूरी राष्ट्रपति की शक्ति है कि उस मामले में क्षमा कर दे, निलंबन कर दे, परिहार कर दे या लघुकरण कर दे। ये सब शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति को।
फिर उपअनुच्छेद 2 क्या कहता है, समझ लें बात को। खंड 1 के उपखंड का की कोई बात संघ के सशस्त्र बलों के किसी ऑफिसर की सेना न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। अब देखिए फिर आया निलंबन, परिहार या लघुकरण, ये इसमें भी आएगा, अगले में भी आएगा। कहने का मतलब है उपखंड जो एक खंड 1 था उसके उपखंड का में बताई गई थी बात कि जो बातें बताई गई थी उसमें हुआ है कि अगर संघ का जो सशस्त्र बल है उसके ऑफिसर को सेना न्यायालय द्वारा कोई आदेश पारित करने का अधिकार है जिसमें वो दंड को निलंबन कर सकता है, परिहार कर सकता है या लघुकरण कर सकता है, तो उस ऑफिसर के न्यायालय की इन शक्तियों पर राष्ट्रपति की या जो उपखंड 1 में बातें हैं उनकी उसको इंटरफेयर नहीं करेगी कोई शक्ति, राष्ट्रपति की शक्ति उन मामलों में इंटरफेयर नहीं करेगी। आखिरी उप अनुच्छेद देख ले, अनुच्छेद 72 का। खंड 1 के उपखंड गा की कोई बात तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन किसी राज्य के राज्यपाल द्वारा प्रयुक्त मृत्यु दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी। फिर आया देखिए निलंबन, परिहार या लघुकरण, निपल। जो खंड 1 में बात कह दी गई है, खंड 1 के उपखंड गा में जो बात कह दी गई है उन मामलों में अगर राज्य के राज्यपाल को कोई शक्ति प्राप्त है निलंबन, परिहार या लघुकरण की मृत्यु दंडादेश के मामले में, तो उस पर प्रभाव नहीं डालेगी, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो अपने अलग चलती रहेगी बात और राष्ट्रपति की शक्तियां अपनी अलग। कुल मिला के ये 72 अनुच्छेद जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया है तो केस लॉ ज़रूर लिखिएगा, केस लॉ की डिटेल ज़रूर लिखिएगा। लेटेस्ट केस लॉ हमने 2019 का आपको दिया है, बहुत इम्पोर्टेंट है। और दो केस लॉ दिए हैं यहाँ पर हमने, और दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। जो 19 वाला केस लॉ है उसमें भी जो नीचे का 2014 का केस लॉ है उसका जिक्र हुआ है। पहले समझ लें 2019 का केस क्या कहता है। निर्णय ये था, भारत संघ और अन्य बनाम धर्मपाल, और 2 बार लिख गया है, एक को काट दीजिए आप। भारत संघ और अन्य बनाम धर्मपाल 2019 का ये सुप्रीम कोर्ट का केस है। शॉर्ट में इसको हम बता दें आपको, पहले आपको लिखना क्या है वो समझ लीजिए। जहां की प्रत्युत्तरदाता की दया याचिका निरस्त होने से पहले ही 18 वर्षों तक एकांत परिरोध में रखा गया है, वहां मृत्यु दंडादेश को आजीवन कारावास में उच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तित करने का निर्णय वैध है। मसला ये इतना तो आप लिखेंगे, इतना आप याद करेंगे, फिर पूरा मैटर आप समझ जाइए कि आपके पास जितना समय हो उस तरह से आप लिख दीजिएगा। दोनों ही केसेस में, चाहे वो भारत संघ बनाम धर्मपाल का केस हो 2019 का, या शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 का केस हो, दोनों ही केसेस में उच्च न्यायालय ने जो मृत्युदंड है उसको आजीवन कारावास में परिवर्तित किया है। पहली बात, सेशन कोर्ट से मृत्युदंड मिला था दोनों मामलों में, मगर हाई कोर्ट के पास जब मामला आया तो उसने दोनों ही मामलों में जो यहाँ लिखे गए हैं उन दोनों ही मामलों में मृत्युदंडों को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया था। किसने? उच्च न्यायालय में। और उच्च न्यायालय में जब ये दंडादेश का लघुकरण कर दिया, उच्च न्यायालय ने इस मामले को जैसे मृत्युदंड को आजीवन में परिवर्तित कर दिया, तो ये अपीलार्थी जो थे सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, ठीक, अपील कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, और दोनों ही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है, जो हाई कोर्ट का निर्णय है मृत्युदंड को आजीवन कन्वर्ट करने का वो ठीक है। अब मसला क्या था, दोनों का मसला समझ लिया। पहला केस जो भारत संघ बनाम धर्मपाल का है 2019 का, इसमें हुआ क्या, जो प्रत्युत्तरदाता है उसने दया के लिए याचिका की, और दया याचिका लंबे समय तक लंबित रही, और लंबित रहने के दौरान उसके बाद निरस्त कर दी गई दया याचिका। और बेचारा जो
प्रत्युत्तरदाता था उसे 18 वर्षों तक एकांत परिरोध में रखा गया, जो कि एक बहुत कष्टदायी पल होते हैं, बहुत कष्ट में रहा। और इसलिए उच्च न्यायालय ने कहा इसके कष्ट को देखते हुए इसके मृत्यु दंड को आजीवन में परिवर्तित किया जाना चाहिए, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगा दी कि नहीं, सही था, उच्च न्यायालय का निर्णय सही था, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में भी दूसरा जो निर्णय है शत्रुघ्न चौहान बनाम भारत संघ 2014 सुप्रीम कोर्ट का, ये भी केस है। इस केस का जिक्र भी ऊपर वाले केस में किया गया है। यहाँ पर क्या था मैटर, इसको भी शॉर्ट में समझ ले। जहाँ दया याचिका को 13 वर्षों तक लटकाए रखा हो, वहाँ मृत्युदंड ने एरो लगा के लिख दिया, उस मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाना उच्च न्यायालय द्वारा वैध है। इसमें भी लगभग एक ही बात है कि इसमें भी दया याचिका की, जो व्यक्ति जेल में बंद था उसने दया के लिए याचिका की, और बेचारे की 13 साल तक दया याचिका लंबित रही, लटकी रही, रिलीफ नहीं मिला, जेल में काटना पड़े उसे 13 साल। और उस पीड़ा को देखते हुए उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि जो शत्रुघ्न बनाम चौहान बनाम भारत संघ है कि इनको बहुत पीड़ा हुई है, इनकी दया याचिका बहुत दिनों तक लंबित रही और बहुत दुखों से ये गुजरे, इसलिए इनकी मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय ने ऐसा किया और सुप्रीम कोर्ट ने भी, उच्चतम न्यायालय ने भी उच्च न्यायालय के निर्णय को सही माना, और दोनों ही मामलों में जो उनकी सजा के खिलाफ अपील की गई थी वो निरस्त हो गई। अभियुक्त को या अपराधी को दोनों ही मामलों में राहत मिली, मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये केस दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कई माना कर जाना है। एक तो अनुच्छेद 72 के लिए, उसके अलावा कहीं पर आ जाए कि कोई ऐसे केस को बताइए जो कि बहुत लीडिंग केस है या लेटेस्ट केस है जिसमें आजीवन कारावास को मृत्युदंड में परिवर्तित किया गया है। बहुत तरीके से प्रश्न आते हैं, हर उपखंड से, हर खंड से इसके 72 वाले के जो अनुच्छेद है वहाँ से प्रश्न बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है अनुच्छेद 72, इसलिए इसको पूरा ध्यान से पढ़िए। केस लॉ अगर आपको ना समझ में आए तो वीडियो पॉज करके आप अपने वर्ड्स में भी लिख लीजिए, जितना मैटर लिखा है बताया है उतना आप याद कर लीजिए, जितना लिख दिया है हर केस लॉ की आप 3-4 लाइनें याद कर लिया करिए। 3-4 लाइनें याद करने के बाद आपके पास जैसा समय हो, मैक्सिमम 3-4 लाइन लिखने का समय होता है आपके पास, आप 3-4 लाइनें अच्छी लिख दीजिए, जिससे केस लॉ का सारांश पता लग जाए तो आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। बहुत फ़ायदा होता है केस लॉ लिखने से। जहाँ जहाँ भी हम केस लॉ दे रहे हैं वहाँ आप केस लॉ ज़रूर लिखिए। अब हम लोग चले आगे पेज पे। अनुच्छेद 72 के बाद आप फिर डायरेक्ट आ जाइए 107, अनुच्छेद नंबर 107 पर। क्या कहता है अनुच्छेद 107? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके सारे उपखंड जो है, उपखंड का मतलब उप अनुच्छेद से प्रश्न आता है या पूरा भी पूछा जा सकता है, तो समझ लें क्या है अनुच्छेद 107। विधेयकों के पुरास्थापन मीन्स होता है इंट्रोडक्शन, प्रस्तुति, और पारित किए जाने के संबंध में उपबंध। क्या उपबंध है विधेयकों को प्रस्तुत करने के संसद में, वो देखना है हम लोगों को अनुच्छेद 107 में। पहला उप अनुच्छेद देखें, धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयकों के संबंध में अनुच्छेद 109 और 117 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा। कहने का मतलब हुआ धन विधेयक और वित्त विधेयक अगर है तो, और उसके उस धन विधेयक और अन्य वित्त विधेयक में अनुच्छेद 109 और 117 में जो बातें कही गई हैं वो सब लागू होंगी। और इनके अलावा कोई भी विधेयक है तो वो विधेयक संसद के किसी भी सदन में आरंभ हो सकेगा, पहली बात। दूसरी बात, अनुच्छेद 108 और अनुच्छेद 109 के उपबंधों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक
संसद के सदनों द्वारा तब तक पारित किया गया नहीं समझा जाएगा जब तक संशोधन के बिना या केवल ऐसे संशोधनों के सहित जिन पर दोनों सदन सहमत हो गए हैं या उन पर दोनों सदन सहमत नहीं हो जाते। इस टर्मिनोलॉजी का मतलब समझ लीजिए। होता क्या है, अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक होती है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होती है और संयुक्त बैठक में जो निर्णय लिया जाता है उसके हिसाब से विधेयक पारित होता है। तो हुआ क्या एग्जैक्टली, चाहे वो अनुच्छेद 108 हो या 109 हो, इसमें अगर संयुक्त बैठक हो रही है और तो दोनों सदनों द्वारा पारित अगर हो गया है कोई विधेयक तो वो डन हो जाएगा, या दोनों विधेयक मान लीजिए बिना संशोधन के तहत हो गया तो वो डन हो गया। अगर कुछ संशोधन हुआ है और संशोधन में मान लीजिए एक सदन का एक जो मान लीजिए लोकसभा या राज्यसभा में से कोई एक तो समर्थन कर रहा है संशोधन का, दूसरा नहीं कर रहा है, तो जब तक दो संशोधन जो हुआ उस पर दोनों एक मत ना हो जाए, सहमत ना हो जाए, तब तक वो विधेयक पास हुआ नहीं माना जाएगा। ठीक, ये बात कहलाती है। कहने का मतलब है बिना संशोधन के दोनों सदन कोई संशोधन नहीं हुआ, दोनों सदन तैयार हो गए, विधेयक पास। संशोधन हुआ, उस पर अगर मतभेद जब तक रहेगा तब तक वो विधेयक पास हुआ नहीं माना जाएगा। तीसरा उपअनुच्छेद क्या कह रहा है, संसद में लंबित विधेयक सदनों के सत्रावसान के कारण व्यपगत नहीं होगा। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि अगर संसद में जो लंबित विधेयक है उनका सत्रावसान हो गया है, सत्रावसान का मतलब होता है सत्रों के जो सत्र जो है वो बीच में रोक दिए गए हैं, अगर ऐसा हो गया है तो कोई भी जो विधेयक है वो व्यपगत मतलब हमने ब्रैकेट में लिख दिया लैप्स या खत्म, तो विधेयक खत्म नहीं हो जाएगा। कब? सदनों के सत्रावसान के कारण। ये बताई गई है बात पॉइंट 3 में। पॉइंट 4 क्या कह रहा है, ये 4 और 5 बहुत इंपॉर्टेंट है, घुमा घुमा के क्वेश्चन अराइज करते हैं इसमें, बिल्कुल एकदम रट डालिए 4 और 5 पॉइंट को, इन्हीं में कंफ्यूजन होता है। चौथा पॉइंट कह रहा है उपअनुच्छेद 4, राज्यसभा में लंबित विधेयक जिसको लोकसभा ने पारित नहीं किया है लोकसभा के विघटन पर व्यपगत नहीं होगा। ठीक, कई बार एचजीएस में प्रश्न आया है इन 4 और 5 पॉइंट से, अगर हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं होंगे तो हम आंसर 100% गलत कर देंगे, इसलिए बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए 4 और 5 को। कह रहे हैं कि राज्यसभा में मान लीजिए कोई विधेयक लंबित है, ठीक, और लोकसभा ने उसको पारित नहीं किया और उसी वक्त राज्यसभा में लंबित रहने के दौरान ही लोकसभा क्या हुई, विघटित हो गई, तो विधेयक पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वह विधेयक व्यपगत नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लोकसभा में अभी लंबित है, लोकसभा पास करेगी, अगर दूसरी राज्यसभा में लंबित है, राज्यसभा पास करेगी, दूसरी लोकसभा चूंकि आएगी तो उसके सामने रखा जाएगा, अगर वो पास कर देगी तो वो विधेयक पास मान लिया जाएगा। 5वां पॉइंट, कोई विधेयक जो लोकसभा में लंबित है, देखिए 4 में राज्यसभा में लंबित है, 5 में लोकसभा में लंबित है या जो लोकसभा द्वारा पारित कर दिया गया है और राज्यसभा में लंबित है, तो क्या होगा, वो अनुच्छेद 108 मतलब संयुक्त बैठक होना थी के उपबंधों के अधीन रहते हुए लोकसभा के विघटन पर व्यपगत हो जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझ लीजिए, अगर कोई विधेयक लोकसभा में लंबित है या लोकसभा ने पास कर दिया है मगर उसको राज्यसभा ने पास नहीं किया है, राज्यसभा में अभी भी लंबित है, तो वो विधेयक जो होगा संयुक्त बैठक वाला के संबंध में धारा अनुच्छेद 108 के उपबंधों के अधीन रहते हुए जैसे ही लोकसभा विघटित होगी उसी के साथ साथ ये आपका विधेयक भी व्यपगत हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ठीक, दूसरी लोकसभा आएगी तब देखा जाएगा। ये पूरा मैटर है अनुच्छेद 107 का, इसको बहुत ध्यान से समझिए, पॉइंट्स में कंफ्यूजन होता है, कोई कंफ्यूजन लगे
आप तुरंत हमको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। हमने अपना व्हाट्सएप नंबर आपको दे दिया 9450770672। अब चूंकि एग्ज़ाम का आपके 50 दिन के अंदर आ गया है डेट, तो 50 दिन के अंदर आने की वजह से क्या होगा, अब आपको प्रेशर बढ़ रहा है आपके ऊपर धीरे धीरे, इसलिए हमने अपना व्हाट्सएप नंबर सर्कुलेट किया है। ये इसलिए किया है कि आप इससे जुड़ जाएं, तो जो भी आपकी एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्यूरीज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए हमने बहुत नॉमिनल फीस 500 रुपये रखी हुई है। ये भी उन कैंडिडेट्स के लिए जो सिलेक्शन ले लेते हैं, रिफंडेबल फीस है, वापस कर देंगे हम उन बच्चों की जो लोग सिलेक्शन ले लेंगे। कोशिश करिए, ग्रुप से जुड़ जाइए, तो आपकी क्यूरीज आगे फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस बहुत सारे फ़ायदे हो जाएंगे। नहीं जुड़ते हैं कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, आप पढ़ते रहिए। डे 1 से लेकर डे 100 में हम सारे वीडियोस में PDF लगा रहे हैं, यही हैंड रिटन नोट्स का PDF लगा रहे हैं। इसको आप वहाँ से डाउनलोड करिए। जैसे ही आप वीडियो चलाते हैं, मोर लिख के आता है, मोर पे आप टच कर दीजिए, PDF आ जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। बेहतर तरीका ये है, PDF अपने हाथ में रखिए डाउनलोड करने के बाद, और फिर वीडियो को देखिए। वीडियो को बार बार चलने दीजिए, आपके दिमाग में मैटर बैठ जाएगा। क्योंकि इसी लैंग्वेज में लिखना होता है, तो हो सकता है सरसरी नज़र में आपको समझ में ना आ रहा हो, दिक्कतें आ रही हो, मगर इसी भाषा में समझने की कोशिश करिए, क्योंकि सारी ज़रूरी चीज़ें हमने आपको दी हैं। शॉर्टकट मारिएगा तो नंबरों में भी शॉर्टकट हो जाएगा, सिलेक्शन से दूर हो जाएंगे। इसी मैटर को समझने की कोशिश करिए। नहीं समझ में आ रहा है, कॉल मैसेज कुछ भी करिए। फीस का कोई मैटर हो डिस्कस कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं फीस से ज़्यादा दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन से हमें मतलब है। अगर आप नहीं जुड़ रहे हैं तब भी आप यूट्यूब पर डायरेक्ट डालें @लॉ क्लासेस बाई फिरोज सर, आप हमारे 1 से लेकर 100 तक सारे वीडियोस पा जाएंगे। प्ले लिस्ट बना दी है हमने, कोई असुविधा नहीं होगी आपको। ज़्यादा से ज़्यादा ये मैटर आप अपने साथियों को शेयर करिए, जिससे सारे लोग सिलेक्शन पा सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। आगे चले हम लोग। अब आ गए हम लोग अनुच्छेद 123 123 पे। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये अनुच्छेद। क्या कहता है पहले ये देख लें। अनुच्छेद 123 123 कहता है, संसद के विश्रांति काल कहते हैं मध्यावकाश। मध्यावकाश मतलब 2 सेशंस के बीच का जो अवकाश है उसको कहते हैं मध्यावकाश या विश्रांति काल। विश्राम जिस टाइम किया जा रहा है उस टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग। विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति। क्या क्या बहुत बार आता है, लगभग हर क्वेश्चन पेपर में आप पाएंगे, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में इस प्रश्न को देखें। इसका उपअनुच्छेद 1 क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से यही शब्द लिखने एज इट इज। आपको कोई भी शब्द कम नहीं होना चाहिए, वरना नंबर कम जरूर हो जाएंगे। उस समय को छोड़कर जब संसद के दोनों सदन सत्र में हैं, यदि किसी समय राष्ट्रपति का ये समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिसके कारण तुरंत कार्रवाई करना उसके लिए आवश्यक हो गया है, तो वो ऐसे अध्यादेश प्रख्यापित कर सकेगा जो उसे उन परिस्थितियों में अपेक्षित प्रतीत हो। अध्यादेश राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया जाएगा। उसके लिए जरूरी शर्त यह है कि संसद के दोनों सदन उस वक्त सत्र में नहीं होना चाहिए, और राष्ट्रपति को लगना चाहिए कि भैया ये बहुत ज़रूरी काम है, ये अध्यादेश हमें नहीं प्रख्यापित किया, नहीं हमने अनाउंस किया तो दिक्कतें हो जाएंगी, तो वो प्रख्यापित कर सकता है। दूसरा उपअनुच्छेद क्या कह रहा है, इस अनुच्छेद के अधीन प्रख्यापित अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होगा जो संसद के अधिनियम का होता, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश का अगर आप सही से देखें तो ये कहलाता है आधा आदेश। अध्यादेश है ये, आधा आदेश होता है ये, अभी 100% नहीं है, ये आधा है। इस पर जब विचार विमर्श और ये सब होते हैं तब जाके वो पूरा आदेश बनता है। जनरल टेम्परेरी आदेश होता है ये।
कहने का मतलब हुआ जो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है उसका वही प्रभाव होता है जो संसद के अधिनियम का होता है, मगर किंतु लगा दिया, किंतु प्रत्येक ऐसा अध्यादेश, अब का पॉइंट समझ ले, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात है, संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा और संसद के पुनः समवेत होने से 6 सप्ताह की समाप्ति पर या यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले दोनों सदन उसके अनुमोदन, ठीक, जो अनुमोदित ना हो उसको कहेंगे अनुमोदन का संकल्प पारित कर देते हैं, तो उनमें से दूसरे संकल्प के पारित होने पर परिवर्तन में नहीं रहेगा। बहुत क्लियरली समझ लीजिए कि कब ये अध्यादेश खत्म हो जाएगा, परिवर्तन में नहीं हो रहेगा। तो उसके लिए बिल्कुल बात कह दी गई कि संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा। पहली बात कब, जब ये संसद पुनः समवेत होते हैं, तुरंत फिर से पुनः एक्शन में आते हैं, और पुनः समवेत होने के 6 सप्ताह के बाद ये अपने आप ही खत्म हो जाएगा, पहली बात। उसके अलावा अगर ये 6 सप्ताह से पहले ही दोनों सदनों ने उसका अनुमोदन, उसका निराकरण कर दिया है, उसको डिनाई कर दिया, उसको मना कर दिया है, तो जैसे ही दूसरा सदन मना करने की घोषणा करता है या मना करता है, उसी समय से उसका परिवर्तन समाप्त होता है, उस अध्यादेश की कोई वैल्यू नहीं रहती है। का पॉइंट समझ ले, राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय वापस लिया जा सकता है जो अध्यादेश राष्ट्रपति ने दिया था। तीसरा उपअनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि और जहां तक इस अनुच्छेद के अधीन अध्यादेश कोई ऐसा उपबंध करता है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद इस संविधान के अधीन सक्षम नहीं है, तो और वहां तक वो अध्यादेश शून्य होगा। अगर राष्ट्रपति ने किसी ऐसे मामले पर अध्यादेश जारी कर दिया है जिसके मामले में संसद को भी विधि बनाने का अधिकार नहीं है, तो उस सीमा तक जहां तक वो संसद की शक्ति के बाहर है, तो वो अध्यादेश, उस सीमा के बाहर का जो अध्यादेश है वो शून्य हो जाएगा या शून्य होगा। चौथा निरसित है, चौथा उपअनुच्छेद निरसित है, उसमें आपको कुछ नहीं लिखना। इस अनुच्छेद के 3 उपअनुच्छेद हैं जो कि आपको तीनों पॉइंट याद रखना है। पूरा आ जाए बड़ा क्वेश्चन पूरे लिख दीजिए, हो सकता है उपखंड से प्रश्न आ जाए तो उपखंड से लिख दीजिए, आंसर जैसा आएगा वैसा आप डिसाइड करेंगे। लास्ट में हम अभी एग्ज़ाम के आते वक्त, एग्ज़ाम के आने से जस्ट पहले क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। पहले प्रयास कर रहे हैं आपको पूरा सिलेबस दे दें जिससे कोई पॉइंट छूटे ना। फिर से हमने नीचे आपको नंबर दिया है 9450770672। फीस लिख दी है 500। आप चाहें तो ज्वाइन हो जाएं, नहीं चाहें कोई बात नहीं है। इस मैटर को आप खुद पढ़ें, सारे साथियों को शेयर करें। पर्याप्त मैटर है, भटकिए मत। मेंस में भटकाव से सिलेक्शन खत्म होता है। अगर आप भटकेंगे नहीं तो आप सिलेक्शन ले लेंगे। मैटर हमने इस तरह से बना दिया है आपका कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मैटर को अच्छे से याद कर लीजिए, तैयारी करिए, मेंस एग्ज़ाम दीजिए, जज बनिए। कोई भी हमारी ज़रूरत लग रही है तुरंत हमसे कांटेक्ट कर लीजिए। ज्वाइन होते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में तो ठीक, नहीं होते तब भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट में रहिए। कोई अगर प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है, हमसे मैसेज करके आप मालूमात कर लीजिए। मैटर को शेयर ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और देखते रहिए। ठीक, सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिससे कोई नोटिफिकेशन होगा तुरंत मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।